हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से आपका टॉपिक लिया गया है। यह आपकी यूपी त्रिपक्षी पैट, एसएससी जीडी, यूपी पीएस, पीसीएस, आईएएस, आरओ तथा पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जो आने वाली क्लासें हैं। तो शुरू करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कि बैंकों का कैसे कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ और कैसे कैसे सुधार हुए, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। भारत में बैंकिंग इतिहास। भारत में बैंकिंग इतिहास के बारे में बताते हैं आप लोगों को। आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? पहला बैंक आपका कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी के दौरान आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। कौन सा? यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी के दौरान 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद 1786 में एक और बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी आखिरी में। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कब स्थापित हुआ और कहाँ हुआ? कौन सा? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ कलकत्ता। 1808 ईस्वी में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। जो आपका बैंक ऑफ कलकत्ता था, जो 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक पहला था, उसका दूसरा नाम उसी दूसरे नाम से बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1808 में कर दिया गया। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या हुआ? 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया। उसके बाद फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। 1806 में कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ कलकत्ता था। उसके बाद 1808 में उसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया और 1843 में बैंक ऑफ आपका मद्रास आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर कीजिए क्लास को। आगे चलकर 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इन तीनों बैंकों को मिलाकर, जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आए। जब तीनों बैंक मिली 1921 में, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बड़ी बैंक का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। फिर 1 जुलाई 1955 को इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। आगे देखते हैं। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1863 में बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना होती है और 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। ये भारत के सबसे ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। कौन थे? भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ अपर इंडिया और इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की आपकी स्थापना कब हुई? 1865 में। और बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1863 में। आगे देखते हैं। 1881 ईस्वी में भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। फिर उसके बाद एक और बैंक की स्थापना की गई। कब? 1881 में। प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसका क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। आगे देखते हैं। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित बैंक था। कौन से? सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित था। आगे देखते हैं। इसी क्रम में 1894 में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई।
भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व तथा प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? 1911 ईस्वी में हुई। ये कौन सा बैंक था? पूर्ण स्वामित्व तथा प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था। आगे देखते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आइए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना घटती है 19 जुलाई 1969 के दौरान की बात है, जब 14 बैंकों का जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो आपका पहला बैंकिंग इतिहास था, सबसे बड़ी घटना हुई थी कब? 19 जुलाई 1969 को घटी। उसमें 1969 में 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का, जिनकी जमा राशि कितनी थी? 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा राशि वाले का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका कितने बार हुआ? 19 जुलाई 1969 को पहला हुआ। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ आपका कब? 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देखते हैं विजया बैंक एवं देना बैंक विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। एक आपकी विजया बैंक और देना बैंक, इनका विलय आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की। आगे क्या होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 हो गई। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। पहले कितनी थी? ध्यान करिए जाए, 16 पहले और फिर 6 वाणिज्यिक बैंकों का बाद में हुआ था और 14 पहले हुआ था। टोटल कितनी हो गई थी? 20। तो उस समय कितनी थी? 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? 11 हो गई हैं आपकी। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 11। आगे देखते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में है। 2 बैंक हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें है? पंजाब नेशनल बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। कौन कौन सी बैंक? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय आपका किसमें किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। सिंडिकेट का केनरा बैंक में तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक का आपका किसमें किया गया? केनरा बैंक में किया गया तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक विलय किया गया है। इलाहाबाद का किसमें किया गया? इंडियन बैंक में विलय किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। जो देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है वो आरबीआई के ही द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई थी। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि किसकी समिति द्वारा केंद्रीय बैंक के गठन का अनुशंसा की गई थी? तो हिल्टन यंग की समिति की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय बैंक का गठन किया गया। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1934 के तहत एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया। कब आया? 1934 में अधिनियम आया था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया। सीटी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। जो आपके सीटी देशमुख थे, स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे सीटी देशमुख।
आरबीआई के कार्य क्या है, आइए आरबीआई के कार्यों पर चर्चा करते हैं। इसके आरबीआई के कार्य क्या है। पहला आरबीआई का कार्य है नोटों का निर्गमन करना। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। चौथा क्या है आपका शाख नियंत्रण या शाख ऋण का नियंत्रण करना। तो आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है नोटों का निर्गमन करना। दूसरा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। तीसरा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। चौथा शाख का नियंत्रण करना। आगे देखते हैं, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण के दो विधियों से करता है। जो केंद्रीय बैंक है शाख नियंत्रण का दो विधियों से करता है। पहला मात्रात्मक या परिमाणात्मक नियंत्रण, दूसरा गुणात्मक या चयनात्मक नियंत्रण। आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण। आगे देखते हैं, आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण है दो प्रकार से होता है, परिमाणात्मक या मात्रात्मक शाख नियंत्रण, दूसरा चयनात्मक या गुणात्मक शाख नियंत्रण। जो परिमाणात्मक शाख नियंत्रण होता है वो बैंक दर उसमें आता है। पहला बैंक दर, एमएसएफ दर, खुले बाजार की क्रियाएं, शेयरों की खरीद और रेपो तथा रिवर्स रेपो, सीआरआर एवं एसएलआर, ये किसके अंतर्गत आते हैं। परिमाणात्मक मात्रात्मक शाख नियंत्रण के उपकरण है। और चयनात्मक गुणात्मक शाख के नियंत्रण कौन है। नियंत्रण सीमा का निर्धारण, दूसरा नैतिक दबाव एवं सलाह, तीसरा शाख मानदंड का निर्धारण। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। मात्रात्मक शाख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव के किए सभी क्षेत्रों में शाख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक शाख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में शाख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। गुणात्मक शाख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र में विशेष शाख नियंत्रण करता है लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। आगे देखते हैं, तरलता नियंत्रण के उपकरण की तरलता नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। और इसका मतलब जानते हैं, अपनी सभी जमाओं, मांग जमा में समाप्त जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है उसे सीआरआर कहते हैं। तो सीआरआर किसे कहते हैं, अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, सीआरआर कहलाता है। आगे देखते हैं, 21 मई 2022 से इसकी दर 4.50% है। तो 21 मई 2022 से इसकी दर कितनी हो गई सीआरआर की, 4.5% हो गई। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इससे कमी तरलता को बढ़ाते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। आपसे एसएलआर के बारे में पूछा जाता है कि एसएलआर क्या है। आगे देखते हैं, बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, एसएलआर कहलाता है। एसएलआर क्या कहलाता है, जो बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे एसएलआर कहते हैं। तो आपको सीआरआर एसएलआर के बारे में पता चल गया। सीआरआर की फॉर्म क्या थी, रिजर्व रेशियो क्या थी, आपकी फुल फॉर्म क्या थी, ध्यान रखना उसको। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, कैश रिजर्व रेशियो। आगे देखते हैं, 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 18% है। जो आपकी एसएलआर है वो 8 जून 2022 की घोषित मौद्रिक नीति में यह 18% है। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। बी है आपका शाख नियंत्रण उपकरण। तो शाख नियंत्रण के उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रेपो दर, रेपो रेट क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, उपलब्ध कराता है। रेपो रेट क्या होती है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के शाख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। इसको करता है, अनुसूचित बैंकों की शाख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, रेपो की दर के कारण बैंक अधिकतम मात्रा में शाख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। रेपो दर की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में शाख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, SDFR
4.65% है। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 4.90% हो गया है, 4.9% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब चर्चा करेंगे। रिवर्स रेपो दर पर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में जमा पर ब्याज देता है, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या है रिवर्स रेपो दर? वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमा पर ब्याज देता है, रिवर्स रेपो दर कहलाता है। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 3.35% है। कितनी है? 3.35% है बैंक दर। आइए बैंक दर के बारे में चर्चा करते हैं। बैंक रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक दर कहलाता है। तो बैंक दर क्या कहलाता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। किसका करता है? दीर्घकालीन ऋण देता है, वो क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। इसका भी साख सर्जन विपरीत संबंध होता है। इसका भी साख सर्जन से विपरीत संबंध होता है। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में 5.15% है। किसकी? आपकी बैंक रेट कितनी है? बैंक रेट कितनी है आपकी? 5.15% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट के बारे में जानते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति है तो अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। एमएसएफ दर किसे कहते हैं? सीमांत स्थायी सुविधा दर। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने अति अल्पकालीन तरलता से आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ कहा जाता है, एमएसएफ दर कहा जाता है। आगे देखते हैं। 8 जून 2022 को घोषित मौद्रिक नीति में इसकी दर 5.15% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1975 से हुई थी। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की और 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक की, स्पॉन्सर बैंक की तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसकी स्थापना 1975 में हुई और 50% बैंकों पूंजी केंद्र सरकार की होती है और 35% किसकी होती है? आपकी वाणिज्यिक बैंकों की होती है जिसे स्पॉन्सर बैंक कहते हैं और 15% आपकी राज्य सरकारों की लगी होती है। किसमें? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। आगे देखते हैं। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान होते हैं। सहकारी बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। सहकारी बैंक कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय। पहला राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, दूसरा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन। तो सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हो गए, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक हो गए और तीसरा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा संगठन हो गए। आगे देखते हैं। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं। जो राज्य सरकारी बैंक होते हैं वो उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। नोट: कृषि में दीर्घकालीन तथा ऋण भूमि विकास के बैंकों द्वारा दिया जाता है। जो कृषि में दीर्घकालीन ऋण होता है भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई क्या है? औद्योगिक वित्त निगम है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है आईएफसीआई कंपनी। यह विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी। जो आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1948 में हुई थी। आगे देखते हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम कौन सी बैंक? भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म आपका क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। आईसीआईसीआई की बैंक की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई।
आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि IDBI की फुल फॉर्म क्या है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1964 में हुई। IDBI की स्थापना कब हुई? जुलाई 1964 में। और ICICI की बैंक की स्थापना हुई 1955 में। आगे देखते हैं, भारतीय यूनियन ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। UTI की स्थापना आपकी कब हुई? 1964 में हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। आगे देखते हैं, सेंसेक्स, BSE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित। जो सेंसेक्स है और BSE है तथा और निफ्टी, ये तीनों क्या है? शेयर बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। जो नाबार्ड की आपसे पेपर में पूछा जाता है कि नाबार्ड के फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नाबार्ड का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में होती है। जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है वो आपकी अगस्त 1998 में की गई है। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। जो नाबार्ड है वो किसान क्रेडिट कार्ड की क्या है? प्रबंधन इकाई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना SIDBI की कब की गई? 2 अप्रैल 1990 में की गई। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए थे। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। 1957 में क्या हुआ? भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSAI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। आगे देखते हैं, निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक स्टॉक प्रिस इंडेक्स है। क्या है? निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE क्या है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। आगे देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। आगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? BSE तो संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है। बम्बई शेयर बाजार BSE, बम्बई शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बम्बई शेयर बाजार आपके कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI कॉम्बाइंड है। CPI क्या है? कंबाइंड है। AW फिल्म्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विलोम शब्द बताया है। AW फिल्म्स ने क्या बताया है? स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम शब्द बताया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हैं? 11 बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हैं? 11 सार्वजनिक बैंक हैं। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। तो SBI के समय वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा तो ये वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है। थोड़ा PDF में डाउट लग रहा है तो देख लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में क्या अपनी प्रथम शाखा खोली थी। आगे देखते हैं, भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक है, ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी। इंसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित या अवैध कार्य माना जाता है। इंसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित या अवैध कार्य माना जाता है। RBI ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की थी। 1969 में कौन सी योजना प्रारंभ की थी RBI ने? दिसंबर में लीड बैंकिंग योजना की
लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की 1969 में आरबीआई ने। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। जो स्मार्ट मनी है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी नगद केस या मुद्रा का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी क्या है? नगद केस मतलब केस या मुद्रा का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं कौन कौन से? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम आदि क्या हैं? ये प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोग देश ऑस्ट्रेलिया ने किया था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। प्लास्टिक मनी के उदाहरण कौन कौन से? आपकी एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए और स्मार्ट कार्ड हो गए। आगे देखते हैं। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। जो मुद्रा निर्गमन है आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। प्रधान उधारी दर क्या है? PLR क्या है? वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। कुछ बैंक दिए गए हैं, उनके स्थान बस दिए गए हैं, काफ़ी पे अपने में रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई? 1982 में। और सीडबी की स्थापना कब हुई? 1990 में। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की आपकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में। और सीडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। देखिए M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की शाब्दिक जमाएं टाइम डिपॉजिट। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है रेपो दर कहलाती है, जबकि प्रक्रिया की विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाती है। आगे देखते हैं। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में जो मुद्रा में शाख नियंत्रण है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए आरबीआई परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। मुद्रा में शाख नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या करता है? परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। आगे देखते हैं। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। किसको है? भारत सरकार को है। भारत को सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा वह कर है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है, वो क्या होती है? काली मुद्रा होती है, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं। कुछ देश दिए गए हैं, उनके मुद्रा का नाम दिया गया है, तो इस पर चर्चा करते हैं। आपके पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। इराक की मुद्रा आपकी इराकी दिनार है। इटली की मुद्रा आपकी लीरा, वर्तमान में यूरो है। थाईलैंड की आपकी क्या है? थाई बेहत है। और वियतनाम की मुद्रा आपकी वियतनामी डोंग है। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। आगे देखते हैं। चीन की आपकी मुद्रा क्या है? युआन है। और जापान की मुद्रा येन है। भारत की मुद्रा रुपया है। तुर्की की रुपया टर्किश लीरा है। और मलेशिया की क्या है? रिंगिट। रिंगिट किसकी मुद्रा है? मलेशिया की। दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वॉन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्लास थी। ये आपके यूपी ट्रिपल सी पैट, SSC GD, यूपी PCS IS तक के एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद।